हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग इनफाइनाइट लेटर के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कारवा चल रहा है। इस लेक्चर से भी आपको कुछ स्टैंडर्ड केसेस मिलेंगे। ये क्यूब देखा है आपने, 12th क्लास में इस तरह के क्यूब हमको दिए जाते थे फिजिक्स में और बोला जाता था कि डायगोनली बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो ये वैसे गेट के एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको एक स्टैंडर्ड है इस वजह से बता दें, क्योंकि कई बार एक नंबर में पूछ ले तो नहीं पता चले, कैलकुलेट करते रहे। तो इनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले को मैं डिराइव करना बताऊंगा और उसके बाद मैं कुछ नोट पॉइंट लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम 12th क्लास में क्या करते थे, इस तरह के सिमेट्रिकल क्यूब आ जाते थे हमारे पास और दो पॉइंट के बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस पूछा जाता था तो हम क्या करते थे, वहां पर हम कुछ नहीं करते थे, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा देते थे। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा देते थे, प्लस माइनस वी बैटरी, और यहां से करंट फ्लो करा देते थे। और इन दोनों के अक्रॉस ये बैटरी है तो यहां से ये करंट फ्लो कराते थे। तो ये जो आर ए बी हमें मिलता था वो मिलता था वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट का रेशो। वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट का रेशो मिलता था। अब ये रेशो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, केवीएल घूमते थे। किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ में केवीएल घूम जाते थे। बट केवीएल घूमने के लिए सपोज करिए मैं केवीएल घूमता हूं शॉर्टेस्ट पाथ में, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ में अगर मैं केवीएल घूमूं इस तरीके, चलो थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले ले। शॉर्टेस्ट पाथ में अगर मैं केवीएल घूमूं इस तरीके से तो क्या क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये केवीएल घूम गए। बट केवीएल के लिए आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोलरिटी और करंट दोनों पता होने चाहिए। क्योंकि पोलरिटी कैसे पता होगी, अगर करंट पता हो जाएगा तो रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई करके आपने वोल्टेज पता कर लिया और उसकी पोलरिटी करंट डिसाइड कर देगा। तो इसका मतलब है इसमें इस रजिस्टर में वैल्यू तो आपको पता रहेगी, वैल्यू देख रखी, देखिए 2 ओम दे रखी है, वैल्यू पता रहेगी। बट इसके अक्रॉस आपको करंट को, इस आई करंट को डिवाइड करना पड़ेगा तो करंट की वैल्यू आ जाएगी और इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए केवीएल बाद में घूमेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। पहले हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस आई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। थोड़ा सा तेज कलर ले लेते हैं हम लोग, है ना। इस आई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ये आई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब आपको यहां पर इक्वल वैल्यू के 3 ब्रांचेस नजर आए, इक्वल रेजिस्टेंस की 3 ब्रांचेस नजर आए। तो इसका मतलब है कि ये रेशो में डिवाइड हो गया, रेशो में डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि इक्वल वैल्यू है तो आई बाई थ्री और ये भी I/3, है ना। तीनों I/3 को प्लस करोगे तो I ही मिलेगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से आपको 3 करंट 3 अलग अलग ब्रांचेस में जा रहे हैं और ब्रांचेस के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो आपके 1:3 रेशो में क्या हो जाएंगे। मतलब ये बोल सकते हैं कि अब इसका थर्ड पोर्शन इधर, इसका थर्ड, मतलब I/3 इधर, I/3 इस तरीके से। फिर आगे बढ़े, आप आगे बढ़े तो आपको पता चला कि यहां पर जो ये हमारा करंट है, चलो करंट का वैल्यू तो सेम ही रखते हैं, ये जो I/3 आ रहा था यहां से, ये अगेन आपके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब फिर आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, I/6 और I/6। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, I/6 हो रहा है फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा, बट उसके पहले आपको पीछे वाले स्टेप पे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका ये इस पे डिवाइड किया है तो ये वाले पॉइंट पे भी तो डिवाइड होगा, इस पॉइंट पे डिवाइड होगा। इसका मतलब ये I/3 तो ये I/3 और डिवाइड हो जाएगा, नॉट I/3 सॉरी I/6 हाफ हो जाएगा ना, है ना, आधा हो गया। I/3 का आधा बाई 2 कर दो तो फिर क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा। I/6 फिर गया तो इधर से भी I/6 आ रहा है। तो अब इस नोट पे क्या है, 2 I/6 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों का ऐड हो जाएगा तो ये वापस से I/3 बन जाएगा, ठीक है। अब पूरे उसमें करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके केवीएल वाले जो रूट में जितने भी केवीएल लगाते टाइम पे जिस पाथ में जितने रेजिस्टेंस आ रहे थे उसके अक्रॉस आपने करंट की वैल्यू निकाल ली तो आपका काम हो जाना है। तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छे से यहां पे सिस्टमेटिक लिख देते हैं ताकि आपको एनालाइज करना आसान हो। ये हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे हुआ,
सेम पैटर्न में बना देता हूं ताकि एनालाइज करना, विजुअलाइजेशन आपके लिए आसान रहे। ठीक है, और ये हमारा बी पॉइंट, और अब हमें इनके बीच में बैटरी लगाई है हमने प्लस माइनस वी की, और यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, इसके क्रॉस आप अभी थोड़ी देर के लिए आर रजिस्टर मान ली तीनों, फिर बाद में पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब इसके क्रॉस वोल्टेज पोलरिटी करंट कितना जा रहा है, इस रजिस्टर में करंट कितना जा रहा है, I/3। तो I/3 इसका मतलब पोटेंशियल कितना हो गया आपका, ये I/3 करंट है। ठीक है, अब यहां पे करंट क्या होगा, यहां पे करंट आपका I/6 जा रहा है। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो सीरीज में कनेक्ट है, एक ही करंट जाएगा, ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, ये तो आपको मैं शो करने के लिए इस तरीके से बना रहा हूं, अदरवाइज तो यहां से ये डिवीजन है, ये नोड से करंट का डिवीजन है, बट वो अभी मैं नहीं बना रहा हूं, है ना। अभी मैं सिर्फ केवीएल को ध्यान में रखते हुए रेजिस्टेंस सिंपलेस्ट तरीके से यहां पे बना रहा हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, अदरवाइज इनको सीरीज में मत समझ लेना, है ना, ये अलग अलग करंट फ्लो हो रहे सब में। चलो, तो यहां पे प्लस माइनस, और फिर यहां पे करंट कौन सा है, I/3, दैट इज प्लस और माइनस। चलो, अब केवीएल घूमेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। केवीएल घूम जाते हैं तो प्लस वी, फिर माइनस आर इंटू I/3, फिर माइनस आर इंटू I/6, ठीक है, देन माइनस आर इंटू I/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो V/I कितना हो जाएगा, है ना, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/6 इंटू आर, दैट इज V/R, और इसी को हम क्या बोलेंगे, RAB, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, RAB। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है आपको आर, सारे रेजिस्टेंस कितने के हैं, 2 ओम वैल्यू के हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो आंसर होगा 5/6 इंटू रेजिस्टेंस 2, तो 2 3 6, तो इसका मतलब 5/3 ओम इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मजा आया है, इसमें कुछ बहुत नया कुछ मैंने नहीं सिखाया, ये चीज आप 12th क्लास में भी करते थे कि किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे और सिमेट्रिसिटी हो तो आप एक वोल्टेज लगा देंगे और उस वोल्टेज से करंट फ्लो करा देंगे और उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 12th क्लास में सिमेट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट भी तो सीखे थे, वो कब पढ़ाओगे आप, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से बहुत चीजें आसान हो जाती है। पढ़ाऊंगा मैं, सिमेट्रिसिटी को बहुत अच्छे से डिलीवर करूंगा इस लेक्चर के बाद। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें सिमेट्रिसिटी के ऊपर ही हम लोग भर भर के क्वेश्चन करेंगे और आप एकदम बहुत आसान तरीके से सिमेट्रिसिटी लगाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सिमेट्रिक सर्किट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है और आजकल गेट फोकस करने लगा है सिमेट्रिक सर्किट्स पे। वैसे तो 12th क्लास का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट यहां पर गेट में भी, क्योंकि गेट का लेवल भी अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम आने लगा है। अब वो पता नहीं क्यों कम पूछते हैं लेवल, बट अब कम आने लगा है, इस वजह से कुछ बेसिक सी चीजें भी हमें करवानी पड़ती, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो वो जो सिमेट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मली मैं नहीं करवाता हूं, बट इस बार मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर तक बने रहिएगा। तो ये रहा आपका। तो अब मैं क्या बोलूंगा, आपको शॉर्टकट सिखा देता हूं। देखिए शॉर्टकट क्या है कि जब भी ऐसा क्यूबिक नेचर हो और उसके हर एक एज पर 12 रेजिस्टेंस हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेजिस्टेंस अगर गिवन है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक क्यूब है और उसकी हर एक एज पे क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और अपोजिट डायगोनली अगर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 5/6 इंटू आर। ये आर क्या है, जो भी ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है वो रख देना। अभी 2 थी तो हमने 2 रख दी। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको यहां पे 3 नोट पॉइंट लिख दी हैं कि 12 रेजिस्टेंस इन अ क्यूबिक फॉर्म, ईच रेजिस्टेंस वैल्यू इज आर, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट डायगोनल है ना। कल से ऐसा पूछ ले कि इन दोनों के अक्रॉस बताओ, है ना, कल से ऐसा पूछ ले कि इन दोनों के अक्रॉस बताओ, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर आपको करंट फ्लो करा के देखना पड़ेगा। और करंट फ्लो बहुत ही इत्मीनान से करना, कई बार करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। सेकेंड आपका पॉइंट है, अगर रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस होगा तब भी वही फॉर्मूला बनेगा। अगर इंडक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस होगा तो कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। जैसे 5/6 है तो ये 6/5 हो जाएगा, कैपेसिटेंस में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये 3 पॉइंट है, बहुत ही काम के हैं। 12 रेजिस्टेंस होना चाहिए, शर्त क्या है, 12 रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले होना चाहिए क्यूबिक में हर एक एज पर। साथ में अपोजिट डायगोनल, है ना,
ये अपोजिट डायगोनल के अक्रॉस अगर पूछे तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 70, इनफाइनाइट ग्रिड। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम गिवन होते हैं इनफाइनाइट, जैसे इनफाइनाइट लेडर था ना, सिमिलरली इनफाइनाइट ग्रिड के भी प्रॉब्लम होते हैं। वो भी कभी गेट में आते नहीं है, बट कई बार ये इस तरह के प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट को लगता है यार हमारा नेटवर्क वीक है, क्या हमने इतना सीखा था, क्या ये ग्रिड के प्रॉब्लम नहीं बना सकते, आसान है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस तरह का ग्रिड है, एक बोल सकते हैं हम स्क्वायर शेप के ग्रिड है बहुत सारे, ये इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, इधर भी, चारों दिशाओं में इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमें सिर्फ ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हमें क्या करना है, पूछा है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, या तो मैं इसको जूम यहां पे कर दूं, चलो मैं क्या कर देता हूं यहां पे, देखिए जूम करके कि यहां पे मैं बैटरी लगा देता हूं, एक बैटरी लगा दी मैंने, ए और बी के क्रॉस बैटरी लगा दी और करंट फ्लो करा दिया। बट यहां पे आपको बहुत ज्यादा थोड़ा वो हो जाएगा, एक काम करता हूं, इसको उठा के मैं इस बॉक्स को उठा के थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूं, है ना, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। ये मैं यहाँ पे, ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको मैंने रीड्रॉ किया, ये वाला जो बॉक्स है इसको मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया, और 4 बॉक्स और लगा देते हैं आसपास। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा शेप बना दिया ताकि आपको एनालाइज करना आसान हो। देखिएगा अब आपको ये ए और बी यहाँ पे गिवन है, ये ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ पे गिवन है। अब मैं बोलूंगा कि देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस तरह में ये ए और बी पॉइंट, तो यहाँ पे आपको एक बैटरी लगा देनी है, इस बैटरी से आई करंट फ्लो करेगा। अभी इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी, इसका मतलब हर एक ब्रांच क्या है, सिमेट्रिसिटी है। सिमेट्रिसिटी है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, 1 2 3 4 ब्रांचेस नजर आ रही है, तो इधर भी I/4, इधर भी I/4, ठीक है, इधर भी नीचे भी I/4 और इधर भी I/4। आपको मैंने क्या सिखाया पिछले क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, केवीएल घूमने, देखिए बैटरी लगा दी हमने, बैटरी लगा के सारे पैरामीटर जो भी घूमना है वहां पे हम करंट फाइंड आउट कर लें और फिर केवीएल लगा देंगे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, हम क्या करेंगे, केवीएल घूम जाएंगे। तो केवीएल घूमने के लिए देखो, इस केवीएल घूमना है तो ऐसे केवीएल घूम जाएंगे, तो 2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें, 2 ब्रांच के अक्रॉस रेजिस्टेंस तो पता है हमें, करंट और वोल्टेज की पोलरिटी पता होनी चाहिए, तो हम केवीएल घूम जाएंगे। ठीक है, तो चलो इस ब्रांच में तो हो गया। अब क्या करें, देखिए मैंने एक चीज बताई है आपको केसीएल में कि जितना करंट अगर ये बैटरी प्रोड्यूस कर रही है उतना ही वापस लेगी, मतलब जितना जा रहा है उतना ही वापस आना भी पड़ेगा इसको, है ना। जितना करंट जा रहा है उतना ही वापस आएगा ना, तभी तो जितना बैटरी से जा रहा है उतना ही वापस आना चाहिए, तभी तो क्लोज लूप कंप्लीट होगा। तो ये वापस अगर आई आता है तो ये कहां से आई आएगा, ये I/4 इधर से भी आएगा, ये I/4 इधर से भी आएगा, ये I/4 इधर से भी आएगा और ये I/4 इधर से भी आएगा। तो इसका मतलब है कि अब तो हमें क्या पता चल गया, अब तो हमें वो ब्रांचेस पता चल गई जहां पे हमारा काम है। एक तो इसमें काम है, इसमें और केवीएल हम लोग इसमें घूम जाएंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए R वैल्यू फाइंड लगा देते, क्या लगा देते हैं, R। तो अब देखिएगा केवीएल लगाते हैं ना, प्लस माइनस तो आप समझ ही जाओगे डायरेक्शन के हिसाब से, तो प्लस v माइनस R इंटू I/4, ठीक है, देन माइनस R इंटू I/4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुआ, यहां से ये हुआ कि v डिवाइडेड बाई I इक्वल टू R/4 कर देंगे तो ये हो जाएगा R/2, दैट इज अवर R इक्विवेलेंट, या फिर ये बोल सकते हैं RAB की वैल्यू हो गई। तो आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, इसमें भी क्या हो गया आपका, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। इस तरह का हो तो आपको क्या याद रखना है, R/2 इज द आंसर। ठीक है, करा क्या हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, जो 2 पॉइंट थे वहां पे बैटरी लगा दी, वहां से करंट प्रोड्यूस किया तो 4 में डिवाइड हुआ। बट हमें ये पता है केसीएल से कि जितना करंट गया उतना ही वापस आएगा, तो जितना करंट आया है तो वो कहां से आएगा, वापस इन्हीं चारों ब्रांच के डिस्ट्रीब्यूशन से ही आएगा। तो जब यहां पे हमने I/4 में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वापस कलेक्शन भी तो I/4 होगा ना, 4 दिशा से आ रहा है तो। ठीक है, तो यहां पर वापस हमारा I/4, तो हमें किन्हीं 2 ब्रांचेस में चाहिए था, वहां पे हमने केवीएल लगा दिया तो R/2 आ गया। ठीक है, तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे कि इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो ये जो क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो आर ए बी कितना हो जाएगा, r/2 मतलब 2/2 दैट इज 1 ओम। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट ग्रिड का प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा इनफाइनाइट ग्रिड का प्रॉब्लम क्या इतना छोटा था? बिल्कुल छोटा था, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर ही दोगे। ठीक है, तो बस ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड आर इक्विवेलेंट। ये भी एक पैटर्न बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको जब भी आर इक्विवेलेंट निकालना हो और इसके बीच में, देखिए अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें बीच में कहीं ना कहीं सोर्सेस गिवन नहीं था। अभी तक हमें आर इक्विवेलेंट जब निकालना होता था तो उसके बीच में रेजिस्टेंस के बीच में कहीं छुप के कोई भी सोर्स गिवन नहीं हुआ करता था, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन देख लो। बट जब सोर्स आ जाए और इन ए और बी के अक्रॉस अगर आपको आर इक्विवेलेंट पूछे और अगर इस नेटवर्क के अंदर सोर्स गिवन है तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो ये रखना है कि जो सोर्स है वो अगर आपका वोल्टेज है, सोर्स अगर क्या है आपका वोल्टेज सोर्स है ना, और कौन सा वोल्टेज सोर्स आपका कौन सा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट अगर सोर्स है और उसमें भी अगर वोल्टेज है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्क्यूटेड बोल सकते हैं या शॉर्ट बोल दें। और अगर करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट नेचर का अगर करंट सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते टाइम पे अगर नेटवर्क के बीच में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो वो शॉर्ट होगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा तो ओपन होगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि जब आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे थे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हमें इनएक्टिव करना है, इनएक्टिव कर देना है। ठीक है, चलिए अब ये क्या बन जाएगा, नेटवर्क यहां पे वोल्टेज सोर्स है तो ये बन जाएगा आपका शॉर्ट सर्क्यूट पाथ, है ना। अभी वायर बनाता हूं, अभी मैं शॉर्ट सर्क्यूट नहीं बोल रहा, आपको पहचानना है शॉर्ट सर्क्यूट है या डमी वायर है। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये है 1 ओम, ये है 3 ओम, ये 2 ओम। अब मुझे बताइए ये क्या है, ये वाला जो वायर है ये आपका डमी वायर है या फिर शॉर्ट सर्क्यूट, ये जो लाइन है डमी वायर की लाइन है या शॉर्ट सर्क्यूट की लाइन है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये लाइन किसी ब्रांच के एग्जैक्टली पैरेलल है? जी हाँ, एग्जैक्टली पैरेलल है। जब एग्जैक्टली पैरेलल है तो यहां पर हम ये बोलेंगे दैट इज शॉर्ट सर्क्यूट, है ना। ये तो आपको पता था कि शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा, मैं तो आपको डमी वायर और शॉर्ट सर्क्यूट वायर को एक बार और रिवाइज करवा रहा हूं, जैसे इसलिए पूछ लिया। और मुझे ये भी पता है कि अगर शॉर्ट सर्किट इस लाइन के, ये शॉर्ट सर्किट लाइन के अगर एग्जैक्टली कोई पैरेलल है तो उसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो करंट है वो कहाँ से ट्रेवल कर जाएगा, सारा का सारा करंट इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच से, क्योंकि इसमें जीरो रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो जब ये यहीं जा भी नहीं रहा है तो क्या आर इक्विवेलेंट में काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। तो हम ये बोलेंगे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1, और फिर ये जाते एक ही करंट जा रहा है, इसका मतलब 1 और 2 काय में है, आपके सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 + 2 दैट इज 3 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अब देखिए यहां पर क्या है, करंट सोर्स है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। इस बार क्या हो गया, करंट सोर्स हो गया। तो करंट सोर्स को क्या करना है, आपको ओपन करना है। करंट सोर्स को आपको क्या करना है, ओपन, क्योंकि इंडिपेंडेंट ही है। तो ये हो गया आपका ओपन, और ओपन सर्किट में क्या करंट जाता है, नहीं जाता है, तो सारा करंट इधर से इस रेजिस्टेंस से ही जाएगा। तो यहां से 1 3 2, तो ये सारा का सारा क्या है, आर इक्विवेलेंट। यहां से देखेंगे आर इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, ये करंट 3 2 5 और 1 6, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, मजा आया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो यहां पर आपको गिवन है करंट सोर्स, तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। क्या ऐसा सोच रहे हैं आप? तो ऐसा अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये जो ओपन और शॉर्ट किया है हमने, वो किसको किया है, ओपन और जो शॉर्ट किया है वो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को किया है। किसको किया है हमने, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को। डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ में ये नहीं करना है आपको। अब देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये नेटवर्क को देखिए, क्या इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स अभी है क्या? नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह का पैसिव नेटवर्क है। क्या है ये, अभी पैसिव नेटवर्क। याद है पहली दूसरी क्लास एक्टिव पैसिव जब पढ़ाया था मैंने ये चीज बताई थी। तो यहां पर क्या है, अभी पैसिव नेटवर्क है।
तो जब भी कभी पैसिव नेटवर्क गिवन हो और आपको आर इक्विवेलेंट निकालना हो तब वो कैसे निकलेगा वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव नेटवर्क अगर आपको गिवन है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट सोर्स लगा है, डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो ये क्या है आपका पैसिव नेटवर्क है। ऑलरेडी मैं बेसिक्स में पढ़ा चुका हूं ये। तो इसके अक्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये सिंपल तरीके से नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले तो ये जो डेड सर्किट पैसिव नेटवर्क बोले या डेड सर्किट है, इसको पहले जिंदा करो। जिंदा करने के लिए हमें यहाँ पे एक बैटरी लगानी पड़ेगी, प्लस माइनस वी बैटरी लगाई और यहाँ से करंट प्रोड्यूस किया आई। तो इस V बाई आई के रेशो को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अवर आर इक्विवेलेंट, दैट इज अवर आर इक्विवेलेंट। समझ में आया? तो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी डिपेंडेंट सोर्सेस है और पैसिव नेटवर्क है, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस गिवन नहीं है, उस केस में आर इक्विवेलेंट V बाई आई रेशो से ही निकलेगा। ठीक है, तो V बाई आई, तो ये मैंने नोट पॉइंट भी यहाँ पे लिखवा दिया है, चलो बाद में पढ़ लेना ये। अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो आई है, थोड़ी देर के लिए मैं ये आई है जो यहाँ डिपेंडेंसी वाला जो पैरामीटर है, थोड़ी देर के लिए मैं ये आई थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता हूँ आपके लिए। मैं ये मान लेता हूँ कि V और ये करंट स्मॉल आई है, तो ये स्मॉल आई का रेशो, स्मॉल आई का रेशो। अब देखिए यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, आई है, आई बाई 3 मतलब आई है वहाँ पे, और ये आई यहाँ पे क्लू गिवन है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर ये आई है, इस नेटवर्क से निकल रहा है, तो एंटर भी ये आई कर रहा होगा, ये बात तो मानते हो। और ये आई और आई बराबर हो गए, इसका मतलब स्मॉल आई इक्वल टू कैपिटल आई, स्मॉल आई कैपिटल आई। तो इसका मतलब है कि आर इक्विवेलेंट क्या हम V बाय आई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें पता चला कि यहां पे अगर मैं KCL का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो I/3 उधर चले गया, तो यहां पे करंट 2I/3 चले जाएगा, है ना, KCL लगा लेना। तो इसका मतलब है कि मुझे V बाय आई का रेशो है, तो KVL घूम जाता हूं, KVL घूम जाता हूं इस पाथ में, तो कितना हो जाएगा V माइनस आई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे करंट कितना है, -3 इंटू 2I डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2I इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया आपका, 3 से 3 कैंसिल, 2 और 2 4 1 5, तो V बाई आई इक्वल टू 5, दैट इज अवर आर इक्विवेलेंट। और यही 5 ओम रेजिस्टेंस हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। चलो, तो 5 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए, मजा आया क्वेश्चन में। तो ये मैंने नोट पॉइंट जो यहाँ लिखा है, इसको मैं उठा के इस साइड में ला देता हूँ नोट पॉइंट को। ठीक है, ये नोट पॉइंट आपके लिए काम का है, ये नोट पॉइंट काम का है। ठीक है, चलिए, तो जब भी कभी आपको V बाय आई रेशो कॉन्सेप्ट इज यूज्ड व्हेन डिपेंडेंट सोर्सेस आर गिवन इन द प्रॉब्लम, जब भी आपको डिपेंडेंट पैरामीटर गिवन हो प्रॉब्लम में, तब आपको V बाय आई रेशो से ही निकालना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर इस क्वेश्चन में अभी आपने क्या किया, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो बड़ी आसानी से एक वोल्टेज सोर्स लगा के उसको शॉर्ट कर दिया, दूसरी प्रॉब्लम में करंट सोर्स लगा के ओपन कर दिया, और एक डिपेंडेंट सोर्स लिया, उसको V बाय आई रेशो से कर दिया। सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन होता सर कि जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो जाते। थोड़ी देर के लिए डिपेंडेंट तो था, इसमें मान लो कहीं पे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो जाता, तब आप क्या करते? तब मैं आपको बोलूंगा तब भी आप V बाय आई रेशो से ही जाते, बट जो इस पूरे नेटवर्क में जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जो भी सोर्सेस होंगे, उनको आपको इनएक्टिव करना पड़ेगा, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सर एक क्वेश्चन लगे हाथ करवा दीजिए, बट वो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इसके इस बेसिस पे जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं जब थ्योरम पढ़ाऊंगा, नॉर्टन्स थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ाऊंगा, तो ये वाला वर्जन बहुत ही डिटेल में करने वाले हम लोग। इसके ऊपर आर इक्विवेलेंट, RTH, आर थेवेनिन्स निकालेंगे ना वहां पे, तो आर थेवेनिन्स निकालने के लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मिक्सिंग करके बहुत अथा क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वजह से मैं यहां पर आपको नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, डाउट समझ में आ गया? यही सेम डाउट मैं आपको वहां पूछूंगा ना थ्योरम पढ़ाते टाइम पे, कि मैंने वहां बोला था, है ना, याद होना चाहिए आपको। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग वापस रिट्रीव करेंगे जब हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम पढ़ते टाइम पे मैं आपको बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी कराऊंगा। ये तो बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम था, जिस सर सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना था कि जब भी डिपेंडेंट होगा तो आपको क्या करना है, V बाय आई रेशो लेना है। अगर इसमें ये इंडिपेंडेंट भी होंगे तो उनको इनएक्टिव करना है। अगर वोल्टेज सोर्स, अगर सपोज करो इसमें वोल्टेज सोर्स लगा रहता, उसको शॉर्ट कर देते, करंट सोर्स लगा रहता तो उसको ओपन कर देते। ठीक है, चलिए, तो एट दिस नोट
हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बहुत सारे वैरायटी हम लोगों ने कवर कर ली है, अब बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बची। अगले लेक्चर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से एक बड़ा सा नेटवर्क, अगर आपको सिमेट्रिसिटी दिख रही है उसके अंदर, तो आप उसको 30 सेकेंड बोल सकते हैं या फिर 1 मिनट बोल सकते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर एक सिमेट्रिसिटी वाला बड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन बहुत ही चंद सेकंड में कर ले जाएंगे। तो सिमेट्रिसिटी को लेके बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, उन धारणाओं को मैं अगले लेक्चर में खत्म कर दूंगा और बहुत एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको सिमेट्रिसिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिमेट्रिकल नेटवर्क के साथ। ओके, थैंक यू।